हेलो बच्चों, मैं शिक्षा सक्सेस सीरीज एजुकेशन से। हम पढ़ रहे हैं कक्षा 9वीं हिंदी की पाठ्य पुस्तक संचयन भाग 1 का पाठ्यक्रम। आज हम पाठ 3 पढ़ने जा रहे हैं, जिसका शीर्षक है कल्लू कुमार की उनाकोटी। इस पाठ में लेखक अपने उन्नाकोटी की यात्रा के बारे में हमें बता रहा है। लेखक पहले तो अपने बारे में बताता है कि वो किस तरह से दूसरों से अलग है, और फिर वो उस दिन का जिक्र करता है जिस दिन जो है लेखक को दिल्ली की एक सुबह के भयानक मौसम को देखकर जो है अचानक ही अपनी उन्नाकोटी की यात्रा का स्मरण हो आया था। लेखक ने बहुत ही अद्भुत तरीके से इस पाठ में अपनी यात्रा का वर्णन किया है। लेखक उनाकोटी क्यों गया था, उनाकोटी तक पहुंचने तक जो है लेखक को किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ा था, लेखक किन किन लोगों से मिला, उनाकोटी के बारे में लेखक को क्या पता चला, और इस पाठ के शीर्षक कल्लू कुमार के बारे में जो है लेखक को क्या पता चला। इन सभी प्रश्नों के उत्तर जो है हमें इस मिल जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं लेखक की उनाकोटी की यात्रा के बारे में जानने का सफर, और इस पाठ को शुरू करते हैं। ध्वनि में यह अद्भुत गुण है कि एक क्षण में ही वह आपको किसी दूसरे समय संदर्भ में पहुंचा सकती है। अद्भुत होता है अनोखा। यहाँ पर जो है लेखक ध्वनि के बारे में बात कर रहे हैं, यानी साउंड के बारे में बता रहे हैं कि जो ध्वनि है, जो साउंड है, उसमें एक बहुत ही अनोखा गुण होता है कि वो आपको एक ही पल में किसी दूसरे समय संदर्भ में पहुंचा सकती है। यहाँ लेखक के कहने का अभिप्राय ये है कि आप किसी साउंड को सुनकर, यानी जब आप किसी आवाज को सुनते हैं, किसी साउंड को सुनते हैं, तो उस आवाज को सुनकर जो है आप अपने वर्तमान से अपने भूतकाल में भी जा सकते हैं, यानी आपको उस साउंड को सुनकर जो है कुछ याद आ सकता है। ये जो है ध्वनि का एक अद्भुत गुण होता है। मैं उनमें से नहीं हूं जो सुबह 4 बजे उठते हैं, 5 बजे तक तैयार हो लेते हैं और फिर लोधी गार्डन सुबह 4 बजे उठते हैं, 5 बजे तक तैयार हो लेते हैं और फिर लोधी गार्डन पहुंचकर मकबरों और मेम साहबों की सोहबत में लंबी सैर पर निकल जाते हैं। सोहबत होता है संगति या साथ। अब लेखक यहाँ पर अपने बारे में बता रहा है कि लेखक उन लोगों में से बिल्कुल नहीं है जो सुबह 4 बजे उठ जाते हैं और 5 बजे तक नहा धोकर तैयार होकर जो है लोधी गार्डन पहुंच जाते हैं मॉर्निंग वॉक के लिए, और अपने साथ जो है अपने पार्टनर को या किसी दूसरे साथी के साथ जो है वो लंबी सैर पर निकल जाते हैं। लेखक यहाँ पर ये बताना चाहते हैं कि लेखक जो है वो बहुत ही आराम से उठने वाला इंसान है। वो जो है उन लोगों में से बिल्कुल नहीं है जो सुबह जल्दी उठ जाते हैं। मैं आमतौर पर सूर्योदय के साथ उठता हूँ, अपनी चाय खुद बनाता हूँ और फिर चाय और अखबार लेकर लंबी अलसाई सुबह का आनंद लेता हूँ। अलसाई होता है आलस से भरी हुई। अब लेखक यहाँ पर बताता है कि लेखक कब उठता है, जब सूर्य उदय हो जाता है उसके साथ साथ जो है लेखक उठता है, और जो है लेखक अपनी जो है अखबार को लेकर जो है अपनी आलस से भरी हुई सुबह का आनंद लेता है। यानी लेखक बहुत ही मस्ती मौला इंसान है, ये यहाँ पर हमें पता चलता है। अक्सर अखबार की खबरों पर मेरा कोई ध्यान नहीं रहता। यह तो सिर्फ दिमाग को कटी पतंग की तरह यूं ही हवा में तैरने देने का एक बहाना है। दरअसल इसे कटी पतंग योग भी कहा जा सकता है। अब लेखक यहाँ पर यह बताता है कि जो अखबार की खबरें होती है उसमें लेखक का कोई ध्यान नहीं रहता। अब लेखक अखबार केवल इसलिए पढ़ता है ताकि जो लेखक का दिमाग है, लेखक उसे जो है किसी कटी पतंग की तरह यूं ही तैरने के लिए छोड़ सके। यहाँ पर लेखक के कहने का अभिप्राय ये है कि लेखक जो है उन अखबारों में जो खबरें होती है उनमें जो है ध्यान नहीं देता है। वो सिर्फ अपने दिमाग को जो है उन खबरों में यूं ही जो है उसमें कुछ ना कुछ तलाशने के लिए छोड़ देता है, यानी वो अपने दिमाग को बिल्कुल रिलैक्स रखता है। अब लेखक यहाँ पर इस चीज को जो है कटी पतंग योग के नाम से बताता है कि हम इसे जो है कटी पतंग योग के नाम से बताता है कि हम इसे जो है कटी पतंग योग भी कह सकते हैं। यानी इसे जो है लेखक एक तरह की एक्सरसाइज मानता है, जिससे जो है लेखक अपने दिमाग को तरोताजा बनाकर रखता है। इसे मैं अपने लिए काफी ऊर्जादायी पाता हूँ और मेरा दृढ़ विश्वास है कि संभवतः इससे मुझे एक और दिन के लिए दुनिया का सामना करने में मदद मिलती है। एक ऐसी दुनिया का सामना करने में जिसका कोई सिर पैर समझ पाने में मैं अब खुद को असमर्थ पाता हूँ। ऊर्जादायी होता है शक्ति देने वाला। अब लेखक यहाँ पर बताता है कि जो ये कटी पतंग योग नामक जो है लेखक एक्सरसाइज बताता है, उसे जो है लेखक अपने लिए जो है एक शक्ति देने वाला योग बताता है। यानी लेखक बताता है कि इससे जो है लेखक के अंदर एक तरह की शक्ति भर जाती है, और लेखक को ये अपने ऊपर पूर्ण विश्वास है कि जो ये योग है, यानी जिसे जो है लेखक अपने दिमाग को स्वतंत्र छोड़ देता है उन अखबारों में जो खबरें लगी होती है उन्हें पढ़ने के लिए, तो जो है लेखक
जो है दुनिया का सामना करने में मदद मिलती है, यानी लेखक को इससे बहुत ज्यादा शक्ति मिलती है। अब लेखक यहाँ पर दुनिया का एक दूसरा रूप हमारे सामने रखता है, जिसे जो है लेखक अब तक खुद भी जो है नहीं समझ पाया है। लेखक को जो है इस दुनिया का सिर पैर समझने में अपने आप को बहुत ज्यादा कठिनाइयां हो रही है। लेखक जो है इस दुनिया के बारे में नहीं समझ पा रहा है। इस दुनिया में जो है लेखक अपने दिमाग को ज्यादा तरोताजा बनाए रखने के लिए उसे बिल्कुल फ्री रखता है, यानी अखबारों में जो खबरें होती है लेखक उनमें उलझता नहीं है। वो जो है केवल एक योग के रूप में जो है उन अखबारों की खबरों को पढ़ता है ताकि उसका दिमाग तरोताजा बना रहे। अभी हाल में मेरी इस शांतिपूर्ण दिनचर्या में एक दिन खलल पड़ गया। मैं जागा एक ऐसी कान फाड़ू आवाज से जो तोप दागने और बम फोड़ने जैसी थी। गोया जॉर्ज डब्ल्यू बुश और सदाम हुसैन की मेहरबानी से तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत हो चुकी हो। खलल होता है बाधा या विघ्न, और कान फाड़ू कहा जाता है कान को फाड़ कर रख देने वाली आवाज, यानी जो बहुत तेज जोर से आवाज होती है उसे कान फाड़ू आवाज कहा जाता है। अब लेखक यहाँ पर बताता है कि लेखक की जो दिनचर्या है, यानी जो दिन की शुरुआत है, वो इसी तरह से शुरू होती थी। यानी वो लेट उठता था, अपने लिए चाय बनाता था, फिर अपनी चाय और अखबार लेकर जो है उन्हें पढ़ने के लिए बैठ जाता था। लेकिन लेखक बताता है कि एक दिन जो है जो उसकी ये शांतिपूर्ण दिनचर्या थी उसमें जो है एक बाधा पड़ गई। और ये बाधा क्या थी? उसे जो है एक बहुत जोर की आवाज सुनाई दी, जिसे सुनने पर लेखक को ऐसा लगा जैसे वो आवाज किसी तोप को दागने की हो या किसी बम फटने की हो। उसे जो है ऐसा लग रहा था। और लेखक को ये भी लग रहा था कि गोया जॉर्ज डब्ल्यू बुश और सद्दाम हुसैन की मेहरबानी से जो है तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत हो गई है। उसे जो है ये अंदेशा हो रहा था उस आवाज को सुनकर। मैंने खिड़की से बाहर झांका। आकाश बादलों से भरा था और सेनापतियों द्वारा त्याग दिए गए सैनिकों की तरह आतंक में एक दूसरे से टकरा रहे थे। अब लेखक यहाँ पर बताता है कि जब लेखक ने ये जानने के लिए खिड़की से बाहर झांका कि ये आवाज आखिर है किस चीज की, तो लेखक ने देखा कि जो आसमान है वो बादलों से भरा हुआ है और जो बादल हैं वो आपस में इस तरह से टकरा रहे हैं जैसे जब सेनापति जो है युद्ध में अपने सैनिकों को आदेश देते हैं, उन्हें युद्ध के लिए भेजते हैं, तो जिस तरह से सैनिक जो है आपस में टकराते हैं, आपस में युद्ध करते हैं, उसी तरह से जो है बादल भी आपस में टकरा रहे थे, बिजलियां गरज रही थी और शायद जो ये आवाज थी वो इसी की थी। खुदा का शुक्र है कि ऐसी कोई बात नहीं थी। दरअसल यह तो महज स्वर्ग में चल रहा देवताओं का कोई खेल था, जिसकी झलक बिजलियों की चमक और बादलों की गरज के रूप में देखने को मिल रही थी। महज होता है सिर्फ। अब लेखक ने जब खिड़की से बाहर देखा कि ये आवाज किस चीज की थी, तो लेखक ने पाया कि ऐसी कोई बात नहीं थी जैसा सोच रहा था। यानी जैसे लेखक को लग रहा था कि कहीं तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत ना हो गई हो, ये जो आवाज है वो किसी तोप को दागने की आवाज ना हो, किसी बम को फोड़ने की आवाज ना हो, ऐसी कोई बात नहीं थी। ये तो सिर्फ जो है स्वर्ग में चल रहे देवताओं का खेल था। यानी लेखक बता रहे हैं कि ये सिर्फ जो है बिजलियों की चमक थी, बादलों की गरज थी, जिसकी आवाज जो है इतनी कान फाड़ू थी। यानी बादलों की गरज की जो ये आवाज थी ये बहुत ही ज्यादा तेज थी, जिसकी वजह से लेखक को ये भ्रम हो गया था कि ये किसी बम के फूटने की आवाज है। विक्षिप्तों की तरह आकाश को भेद भेद देने वाली तड़ित के अलावा जाड़े की अलस सुबह का ठंडा भूरा आकाश भी था, जो प्रकृति के तांडव को एक पृष्ठभूमि मुहैया करा रहा था। इस तांडव के गर्जन तर्जन से मुझे 3 साल पहले त्रिपुरा में उनाकोटी की एक शाम में पहुंचा दिया। विक्षिप्तों होता है पागल और तड़ित होता है बिजली। शाम में पहुंचा दिया। विक्षिप्तों होता है पागल और तड़ित होता है बिजली। अलस सुबह होती है तड़के या बिल्कुल सुबह। अब लेखक यहाँ पर बताते हैं कि पागलों की तरह जो है आकाश को भेद देने वाली बिजली के अलावा जो है जाड़े की बिल्कुल सुबह से ठंड से भरा हुआ आकाश भी था, जो भूरा दिखाई दे रहा था क्योंकि उसमें जो है काले भूरे बादल थे, जिसकी वजह से आकाश भूरा लग रहा था। और वो सुबह जो है बहुत ही ठंडी थी, जिसमें जो है बिजलियां चमक रही थी और बादलों की गर्जन तर्जन जो है बहुत जोरों से सुनाई दे रही थी। और जो ये भूरा आकाश था वो जो है प्रकृति का जो
जो ये तांडव हो रहा था, यानी बिजली चमकना और बादलों के गर्जन तर्जन, उन सबको जो है एक पृष्ठभूमि मुहैया करा रहा था, जिसकी वजह से जो है लेखक को अपने 3 साल पहले त्रिपुरा में उनाकोटी की एक शाम याद आ गई थी, जहां पर भी इसी तरह का माहौल बना हुआ था उस समय। और लेखक को जो है ये माहौल उनाकोटी की याद दिला रहा था। लेखक के सामने वो सारा माहौल जो है लेखक को अपने भूतकाल में जो है उनाकोटी की शाम में पहुंचा गया था। इसके पीछे बुनियादी विचार त्रिपुरा की समूची लंबाई में आर पार आने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग 44 से यात्रा करने और त्रिपुरा की विकास संबंधी गतिविधियों के बारे में जानकारी देने का था। समूची होता है पूरी। अब लेखक यहाँ से हमें बताना शुरू कर रहे हैं कि उनाकोटी जाने का जो उनका बुनियादी विचार था वो क्या था, यानी वे जो हैं त्रिपुरा की जो पूरी लंबाई है, यानी जो राष्ट्रीय राजमार्ग 44 है, उससे आर पार जाने वाली जो यात्रा है उसके बारे में लेखक जानकारी प्राप्त करना चाहते थे। और त्रिपुरा का जो विकास हो रहा है इन दिनों, उनके बारे में जो है लेखक हमें जानकारी देना चाहते थे, इसलिए जो है वो त्रिपुरा से उनाकोटी की ओर जा रहे थे। दिसंबर 1999 में ऑन द रोड शीर्षक से 3 खंडों वाली एक टीवी श्रृंखला बनाने के सिलसिले में मैं त्रिपुरा की राजधानी अगरतला गया था। अब लेखक यहाँ से अपनी कहानी शुरू कर रहे हैं कि दिसंबर 1999 में ऑन द रोड शीर्षक नामक जो है एक टीवी श्रृंखला शुरू हुई थी, जिसमें जो है 3 खंड बनने वाले थे, और उसी के सिलसिले में जो है लेखक त्रिपुरा की राजधानी अगरतला गए थे। त्रिपुरा भारत के सबसे छोटे राज्यों में से है। 34% से ज्यादा की इसकी जनसंख्या वृद्धि दर भी खासी ऊंची है। 3 तरफ से वह बांग्लादेश से घिरा हुआ है और शेष भारत के साथ इसका दुर्गम जुड़ाव उत्तर पूर्वी सीमा से सटे मिजोरम और असम के द्वारा बनता है। दुर्गम होता है ऐसी जगह जहां आना जाना आसान ना हो। अब लेखक बताते हैं कि जो त्रिपुरा है वो भारत के सबसे छोटे राज्यों में से एक राज्य है और 34% से ज्यादा जो इसकी जनसंख्या वृद्धि दर है वो बहुत ज्यादा ऊंची है। यानी यहाँ की जो 3 तरफ से जो है ये बांग्लादेश से घिरा हुआ है, यानी त्रिपुरा की जो 3 तरफा जो इसकी बाउंड्री है वो बांग्लादेश से लगती है, और शेष जो बच जाती है इसकी सीमा वो भारत के एक ऐसे स्थान से जुड़ती है जहां पर आना जाना आसान नहीं है, यानी वो बहुत ही दुर्गम जगह है। और ये जो है उत्तर पूर्वी सीमा है जहां पर जो है मिजोरम और असम की सीमाएं जो है वो त्रिपुरा के साथ जुड़ती हैं। सोनामुरा, बेलोनिया, सबरूम और कैलाश शहर जैसे त्रिपुरा के ज्यादातर महत्वपूर्ण शहर बांग्लादेश के साथ इसकी सीमा के करीब हैं। यहाँ तक कि अगरतला भी सीमा चौकी से महज 2 किलोमीटर पर है। अब लेखक यहाँ पर बताते हैं कि जो सोनामुरा, बेलोनिया, सबरूम और कैलाश शहर जैसे त्रिपुरा के महत्वपूर्ण जो शहर हैं वो बांग्लादेश के साथ की जो सीमाएं लगती हैं उनके बहुत ज्यादा करीब हैं। और लेखक बताते हैं कि यहाँ तक कि जो अगरतला है, यानी जो त्रिपुरा की राजधानी है, वो भी जो है बांग्लादेश की सीमा चौकी से महज 2 किलोमीटर की दूरी पर है। अब लेखक यहाँ पर हमें ये दर्शाना चाहते हैं कि जो त्रिपुरा है वो कितना छोटा राज्य है कि जो दूसरा देश है जिसकी सीमा से जो है उसकी राजधानी भी जो है कुल 2 किलोमीटर की दूरी पर है। बांग्लादेश से लोगों की अवैध आवाक यहाँ जबरदस्त है और इससे यहाँ सामाजिक स्वीकृति भी हासिल है। यहाँ की असाधारण जनसंख्या वृद्धि का मुख्य कारण यही है। अवैध आवाक होता है बिना अनुमति के आना। अब लेखक यहाँ पर बताते हैं कि जो बांग्लादेश है वहां से लोग जो है त्रिपुरा में बिना किसी अनुमति के जो है आ जा सकते हैं, वे आते भी रहते हैं और यहाँ पर जो है इसे सामाजिक स्वीकृति भी हासिल है, यानी यहाँ पर कोई रोक टोक नहीं है उनके आने जाने पर। और यहाँ की जो असाधारण जनसंख्या वृद्धि है, यानी जो त्रिपुरा में जो जनसंख्या वृद्धि हो रही है, इसका जो मुख्य कारण है वो यही है कि जो बांग्लादेश के लोग हैं वो बिना किसी की अनुमति के जो है वहां से त्रिपुरा आ जाते हैं और यहीं पर बस जाते हैं, जिसके कारण जो है त्रिपुरा की जो जनसंख्या है वो बहुत ज्यादा बढ़ रही है। असम और पश्चिम बंगाल से भी लोगों का प्रवास यहाँ होता ही है। कुल मिलाकर बाहरी लोगों की भारी आवाक ने जनसंख्या संतुलन को स्थानीय आदिवासियों के खिलाफ ला खड़ा किया है। यहाँ त्रिपुरा में आदिवासी असंतोष की मुख्य वजह है।
अब लेखक यहाँ पर ये भी बताते हैं कि बांग्लादेश से तो लोग वहां पर आते ही हैं, लेकिन त्रिपुरा में जो है असम और पश्चिम बंगाल से भी जो है लोगों का प्रवास होता ही रहता है। यानी पश्चिम बंगाल और असम से भी जो है लोग त्रिपुरा में आकर बसते रहते हैं। कुल मिलाकर लेखक ये बताना चाहते हैं कि जो बाहरी लोगों का ये भारी आवाक है, बाहरी जो आना जाना यहाँ पर लगा रहता है या बाहर से आकर यहीं पर बस जाना जो है, ये त्रिपुरा की जनसंख्या के संतुलन में जो है बहुत ज्यादा गड़बड़ कर रहा है और जो स्थानीय आदिवासी हैं संख्या बढ़ती जा रही है। यानी जो स्थानीय आदिवासी हैं यहाँ के, वो घट रहे हैं, उनकी जनसंख्या कम है, लेकिन जो बाहर के लोग हैं उनकी जनसंख्या यहाँ पर बढ़ रही है। और त्रिपुरा में जो आदिवासी असंतोष की जो मुख्य वजह है वो भी यही है कि जो आदिवासी हैं उनकी जनसंख्या में उतनी वृद्धि नहीं हुई है। उनका जो रहना सहना है, खान पान है, उस पर भी जो है बाहर से आने वाले लोगों का प्रभाव पड़ रहा है, जिसके कारण जो है उनमें असंतोष जो है वो फैल रहा है। पहले 3 दिनों में मैंने अगरतला और इसके इर्द गिर्द शूटिंग की, जो कभी मंदिरों और महलों के शहर के रूप में जाना जाता था। उज्जैन महल अगरतला का मुख्य महल है, जिसमें अब वहां की राज्य विधानसभा बैठती है। इर्द गिर्द होता है आसपास। अब लेखक बताते हैं कि लेखक ने जो है पहले 3 दिनों में केवल अगरतला यानी त्रिपुरा की जो राजधानी है उसके आसपास ही अपनी शूटिंग की। और लेखक बताते हैं कि जो ये अगरतला के आसपास की जगह थी जहां पर लेखक ने शूटिंग की, वो कभी जो है मंदिरों और महलों का शहर माना जाता था। यानी वहां बहुत ज्यादा मात्रा में मंदिर और महल हुआ करते थे। और जो उज्जैन महल है वो अगरतला का एक मुख्य महल माना जाता है। और अब वहां पर जो है राज्य विधानसभा बैठती है त्रिपुरा की। राजाओं से आम जनता को हुए सत्ता हस्तांतरण को यह महल अब नाटकीय रूप में प्रतिकृत करता है। इसे भारत के सबसे सफल शासक वंशों में से एक, लगातार 183 क्रमिक राजाओं वाले त्रिपुरा के माणिक्य वंश का दुखद अंत भी कहेंगे। हस्तांतरण होता है एक व्यक्ति के हाथ से दूसरे व्यक्ति के हाथ में आना, और प्रतिकृत होता है अभिव्यक्त करना। अब लेखक बताते हैं कि राजाओं से आम जनता तक आने की जो ये प्रक्रिया है, यानी एक राजा से दूसरे राजा तक, दूसरे राजा से तीसरे राजा तक, और राजाओं के बाद जो है आम जनता तक जो है इस महल के आने का ये महल जो है नाटकीय रूप अभिव्यक्त करता है। यानी एक राजा से दूसरे राजा, दूसरे राजा से तीसरे राजा, और अंत में जो है आम जनता के लिए जो है इस महल का उपयोग होना जो है एक नाटकीय रूप जो है अभिव्यक्त करता है। और इस महल के द्वारा जो है मणिक वंश ने लगातार 183 राजाओं के द्वारा जो है त्रिपुरा पर राज किया था, और इसे जो है भारत का सबसे सफल शासक वंशों में से एक महल माना जा सकता है। और इसका अंत जो है बहुत दुखद माना जाता है, क्योंकि 183 राजाओं ने जो है इस महल के द्वारा राज किया था, और अब जो है ये आम जनता के द्वारा जो है इसका उपयोग किया जा रहा है। त्रिपुरा में लगातार बाहरी लोगों के आने से कुछ समस्याएं तो पैदा हुई है, लेकिन इसके चलते यह राज्य बहुधार्मिक समाज का उदाहरण भी बना है। बहुधार्मिक होता है बहुत धर्मों वाला। अब लेखक बताते हैं कि बाहर से लोगों का आना जो है लगा रहता है, बाहर से आकर लोग जो है त्रिपुरा में बसते रहते हैं, उससे जो है त्रिपुरा में समस्याएं तो जरूर पैदा हुई है, लेकिन इसके चलते भी जो है ये राज्य जो है बहुत धर्मों वाला समाज है उसका उदाहरण बनकर सामने उभरा है। यानी जब बाहर से लोग आएंगे तो वो अपने साथ अपनी संस्कृति, अपने धर्म को भी साथ में लेकर आएंगे, और जहां पर वो बसेंगे वहां पर जो है वो उस धर्म की शुरुआत करेंगे। और इस तरह से जो है त्रिपुरा के जो आदिवासी लोग थे उनके धर्मों के साथ साथ, उनकी संस्कृति के साथ साथ, रीति रिवाजों के साथ साथ जो है बाहर से आने वाले लोगों ने अपने रीति रिवाज, अपने धर्म, अपने सभी चीजें जो है इस शहर के साथ बांटी है। और अब जो है ये त्रिपुरा का जो समाज है वो बहुत धार्मिक हो गया है और एक उदाहरण के रूप में जो है देखा जाता है। त्रिपुरा में 19 अनुसूचित जनजातियों और विश्व के चारों बड़े धर्मों का प्रतिनिधित्व मौजूद है। अगरतला के बाहरी हिस्से पैचारथल में मैंने एक सुंदर बौद्ध मंदिर देखा। बताते हैं कि जो त्रिपुरा है उसमें 19 अनुसूचित जनजातियां हैं, और विश्व के जो बड़े 4 धर्म हैं उनके प्रतिनिधि यहाँ पर मौजूद हैं। और अगरतला के बाहरी हिस्से में लेखक ने जो है पैचारथल में एक बहुत सुंदर बौद्ध मंदिर भी देखा था। यानी यहाँ पर बौद्ध जो धर्म है वो भी प्रचलित है, ये जो है हमें यहाँ से पता चलता है।
पूछने पर मुझे बताया गया कि त्रिपुरा में 19 कबीलों में से 2 यानी चकमा और मधु महायानी बौद्ध हैं। ये कबीले त्रिपुरा में वर्मा या म्यांमार से चटगांव के रास्ते आए थे। दरअसल इस मंदिर की मुख्य बुद्ध प्रतिमा भी 1930 के दशक में रंगून से लाई गई थी। अब लेखक ने जब इसके बारे में वहां के लोगों से पूछा कि ये बौद्ध मंदिर यहाँ पर कैसे स्थापित हुआ, तो लेखक को ये बताया गया जो त्रिपुरा में 19 कबीले हैं उनमें से जो 2 यानी चकमा और मधु महायामी हैं वो जो हैं बौद्ध हैं। और ये जो 2 कबीले हैं वो त्रिपुरा में वर्मा से या म्यांमार से चटगांव के रास्ते से यहाँ पर आए हैं। और जो इस मंदिर की मुख्य बुद्ध प्रतिमा है, जो मुख्य बुद्ध जो यहाँ पर मूर्ति है, वो भी जो है 1930 में जो है रंगून से लाई गई थी। यानी आप देख सकते हैं कि त्रिपुरा में कितने दूर दूर से जो है लोग आकर बसे हैं और वहां की संस्कृति कितनी अलग अलग ढंग से बसी हुई है। अगरतला में शूटिंग के बाद हमने राष्ट्रीय राजमार्ग 44 पकड़ा और टिलियामुरा कस्बे में पहुंचे, जो दरअसल कुछ ज्यादा बड़ा हो गया गांव ही है। अब लेखक बताते हैं कि जब उन्होंने अगरतला में शूटिंग कर ली उसके बाद जो है उन्होंने राष्ट्रीय राजमार्ग 44 पकड़ा। यानी अब जो है वो राष्ट्रीय राजमार्ग 44 से होकर गए और वहां से जाते हुए वे टिलियामुरा कस्बे में पहुंचे। अब टिलियामुरा जो कस्बा है वो दरअसल अब कस्बा नहीं रह गया था, वो अब बहुत बड़ा हो गया था और अब वो एक गांव के रूप में देखा जा सकता था। यानी पहले जो है वहां पर बहुत कम लोग रहते थे, लेकिन अब बाहर से लोग आते जाते हैं तो जगह कम पड़ जाने की वजह से अब जो है वहां पर बहुत सारे घर बन गए होंगे, बाजार बन गए होंगे, जिसकी वजह से लेखक बताते हैं कि अब वो जो है एक कस्बा ना होकर एक बहुत बड़ा गांव हो गया था। यहाँ मेरी मुलाकात हेमंत कुमार जमातिया से हुई, जो यहाँ के एक प्रसिद्ध लोक गायक हैं और जो 1996 में संगीत नाटक अकादमी द्वारा पुरस्कृत भी हो चुके हैं। हेमंत कोक बारोक बोली में गाते हैं, जो त्रिपुरा की कबीलाई बोलियों में से है। कबीलाई होता है कबीलों से संबंधित। अब लेखक बताते हैं कि उस कस्बे में जो है लेखक की मुलाकात एक व्यक्ति से हुई जिनका नाम था हेमंत कुमार जमातिया और वो जो है एक बहुत ही प्रसिद्ध लोक गायक माने जाते हैं, जिन्हें जो है 1996 में संगीत अकादमी द्वारा जो है पुरस्कृत भी किया जा चुका है। यानी वो इतने प्रसिद्ध लोक गायक माने जाते हैं और जो प्रसिद्ध लोक गायक माने जाते हैं। और जो हेमंत है वो कोक बारोक बोली में गाते हैं और जो ये बोली है वो यहाँ के यानी त्रिपुरा के कबीलों में से एक बोली है। यानी कबीलों से संबंधित जो है एक बोली है जिसमें वे गाना गाते हैं और वो जो है बहुत ही अच्छा गाते हैं, जिसकी वजह से वो बहुत ज्यादा प्रसिद्ध हैं और उन्हें जो है इसके लिए बहुत सारे पुरस्कार भी दिए जा चुके हैं। जवानी के दिनों में वे पीपुल्स लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन के कार्यकर्ता थे, लेकिन जब उनसे मेरी मुलाकात हुई तब वे हथियारबंद संघर्ष का रास्ता छोड़ चुके थे और चुनाव लड़ने के बाद जिला परिषद के सदस्य बन गए थे। हथियारबंद होता है हथियारों के साथ। अब लेखक बताते हैं कि जो हेमंत है, जब वे जवान थे उनके जवानी के दिनों में वे जो है पीपुल्स लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन के कार्यकर्ता थे, लेकिन जब लेखक उनसे मिले तो उस समय तक वे हथियारों के साथ संघर्ष करने का जो रास्ता होता है उसे छोड़ चुके थे और वे चुनाव लड़ने चुके थे। जिला परिषद में हमारी शूटिंग यूनिट के लिए एक भोज का आयोजन किया। यह एक सीधा साधा खाना था जिसे सम्मान और लगाव के साथ परोसा गया था। भारत की मुख्य धारा में आई मुंहजोर और दिखावेबाज संस्कृति ने अभी त्रिपुरा के जनजीवन को नष्ट नहीं किया है। अब लेखक यहाँ पर बताते हैं कि जिला परिषद ने जो है लेखक और उनकी जो शूटिंग यूनिट थी उनके लिए जो है एक भोज का आयोजन किया था। यानी उनके लिए जो है एक डिनर या फिर लंच का आयोजन किया था। अब लेखक बताते हैं कि जो ये खाना था वो बहुत ही सीधा साधा था, जिसे जो है बहुत ही सम्मान और लगाव के साथ परोसा गया था। यहाँ पर लेखक हमें ये बताना चाह रहे हैं कि जो भारत की मुख्य धारा है, यानी इस तरह से जो सीधा साधा खाना जो है परोसा जाता है सम्मान और लगाव के साथ, उसमें जो है पश्चिमी दिखावे के साथ जो है जो बनावटी तरीके से जो है भोजन परोसा जाता है, वो जो है अभी तक त्रिपुरा के जनजीवन में नहीं आया था। त्रिपुरा की संस्कृति जो है अभी तक उन चीजों से दूर थी। अभी तक जो त्रिपुरा की संस्कृति है वो उसी तरह से सीधी साधी और सम्मान और लगाव के साथ जो है भोजन परोसा जाता था वहां पर। और लेखक की जो शूटिंग यूनिट थी उनके लिए भी इसी तरह
भोज के बाद मैंने हेमंत कुमार जमातिया से एक गीत सुनाने का अनुरोध किया और उन्होंने अपनी धरती पर बहती शक्तिशाली नदियों, ताजगी भरी हवाओं और शांति का एक गीत गाया। अनुरोध कहा जाता है प्रार्थना को। अब लेखक बताते हैं कि भोजन करने के बाद लेखक ने जो है हेमंत कुमार जमातिया से एक गीत सुनाने की प्रार्थना की और हेमंत कुमार ने उनकी प्रार्थना को स्वीकार करते हुए जो है अपनी धरती पर यानी त्रिपुरा की धरती पर बहती हुई जो शक्तिशाली नदियां हैं, ताजगी भरी हवाएं हैं और जो वहां पर शांति है, उस पर लिखा हुआ अपना एक गीत गाया। त्रिपुरा में संगीत की जड़ें काफी गहरी प्रतीत होती हैं। गैर मतलब है कि बॉलीवुड के सबसे मौलिक संगीतकारों में एक एस.डी. बर्मन त्रिपुरा से ही आए थे। दरअसल वे त्रिपुरा के राज परिवार के उत्तराधिकारियों में से थे। अब लेखक बताते हैं कि जो संगीत है, ऐसा लगता है कि त्रिपुरा में उसकी जड़ें बहुत गहरी हैं। क्योंकि लेखक बताते हैं कि बॉलीवुड के जो सबसे मौलिक संगीतकारों में से एक एस.टी. बर्मन हैं, वो भी त्रिपुरा से ही थे। और लेखक बताते हैं कि दरअसल जो एस.टी. बर्मन थे, वो त्रिपुरा के किसी राज परिवार के उत्तराधिकारी थे। उन्होंने जो है अपने जो राज परिवार की प्रथाएं होती हैं, उन्हें छोड़कर जो है संगीत को अपनाया था और वे बहुत ही सुरीला गाते थे, उनका कंठ बहुत ही मृदुल था। टिलियामुरा शहर के वार्ड नंबर 3 में मेरी मुलाकात एक और गायक मंजू ऋषिदास से हुई। ऋषिदास मोचियों के एक समुदाय का नाम है, लेकिन जूते बनाने के अलावा इस समुदाय के कुछ लोगों की विशेषज्ञता थाप वाले वाद्यों जैसे तबला और ढोल के निर्माण और उसकी मुरम्मत के काम में भी है। विशेषज्ञता कहा जाता है किसी काम को करने में निपुण होना। और लेखक बताते हैं कि टिलियामुरा की मुलाकात एक और बेहतरीन कलाकार से हुई जो बहुत अच्छा गाती थी, जिनका नाम था मंजू ऋषिदास। और लेखक बताते हैं कि जो ऋषिदास हैं वो मोचियों के एक समुदाय का नाम है, लेकिन जूते बनाने के अलावा जो है इस समुदाय के कुछ लोगों की विशेषज्ञता जो है वो थाप देने वाले जो वाद्य यंत्र होते हैं जैसे तबला और ढोल, उनका निर्माण करने और उनकी मुरम्मत के काम करने के लिए भी जो है वे लोग प्रसिद्ध हैं। मंजू ऋषिदास आकर्षक महिला थी और रेडियो कलाकार होने के अलावा नगर पंचायत में अपने वार्ड का प्रतिनिधित्व भी करती थी। वे निरक्षर थी। निरक्षर कहा जाता है अनपढ़ को। अब लेखक जो है यहाँ पर मंजू ऋषिदास के बारे में बताते हैं कि जो मंजू ऋषिदास हैं वो बहुत ही आकर्षक महिला थी और रेडियो कलाकार होने के साथ साथ वो नगर पंचायत के अपने वार्ड का प्रतिनिधित्व भी कर रही थी। लेखक यहाँ पर ये भी बताते हैं कि वो अनपढ़ थी, लेकिन अनपढ़ होने के बावजूद उनमें जो है इतनी काबिलियत थी कि वे जो है किसी का प्रतिनिधित्व भी कर सकती थी। वो एक बहुत ही आकर्षक महिला थी, रेडियो कलाकार भी थी और एक बेहतरीन सिंगर भी थी। लेकिन अपने वार्ड की सबसे बड़ी आवश्यकता यानी स्वच्छ पेयजल के बारे में उन्हें पूरी जानकारी थी। नगर पंचायत को वे अपने वार्ड में नल का पानी पहुंचाने और इसकी मुख्य गलियों में ईंटें बिछाने के लिए राशि कर चुकी थी। पेयजल होता है पीने का पानी। अब लेखक यहाँ पर बताते हैं कि जो मंजू ऋषिदास का जो वार्ड था उसकी एक बहुत बड़ी समस्या क्या थी कि वहां पर पीने के पानी की समस्या थी और जो मंजू ऋषिदास है वो इससे बखूबी परिचित थी। उन्हें जानकारी थी कि उनके वार्ड में जो है पीने के पानी की समस्या है। नगर पंचायत को वे अपने वार्ड में नल पहुंचाने और उनके साथ साथ जो है जो मुख्य गलियां होती है उसमें ईंटें बिछाते हैं कि जो मंजू ऋषिदास है वो अनपढ़ थी, लेकिन उन्हें जो है अपने काम का और अपने काम के साथ साथ जो वो अपने वार्ड का प्रतिनिधित्व कर रही थी उसके प्रति भी वे जो है बहुत ज्यादा जागरूक थी, जिसके लिए जो है उन्होंने ये काम कर दिया था कि अपने वार्ड में जो उनके पीने के पानी के लिए जो समस्या थी और जो गलियां थी उनमें अच्छी तरह से ईंटें नहीं बिछी हुई थी, वो जो रास्ता था वो खराब था, उसके लिए भी वे राशि कर चुकी थी, यानी ये समस्या वे हल करने के लिए पूरी कोशिश कर चुकी थी। हमारे लिए उन्होंने 2 गीत गाए और इसमें उनके पति ने शामिल होने की कोशिश की क्योंकि मैं उस समय उनके गाने की शूटिंग भी कर रहा था। गाने के बाद वे तुरंत एक गृहिणी की भूमिका में भी आ गई और बगैर किसी हिचक के हमारे लिए चाय बनाकर ले आई। अब लेखक बताते हैं जो मंजू ऋषिदास हैं उन्होंने जो है उनके लिए 2 गीत गाए और इसके साथ साथ जो है
और इसके साथ-साथ जो है जब वे गाना गा रही थी, तो उसमें जो है उनके पति ने भी शामिल होने की कोशिश की थी, क्योंकि जब वे गाना गा रही थी तो जो लेखक हैं वो उनके गाने की शूटिंग कर रहे थे, यानी उनको गाते हुए जो है वे फ़िल्मा रहे थे, तो उनके पति भी जो है उसमें शामिल होने की कोशिश कर रहे थे। अब जब ये गाना गा के समाप्त हुई, जब उन्होंने अपने गाने गा लिए, उसके तुरंत बाद जो है वो एक गृहिणी के रूप में सामने आई और उन्होंने बगैर किसी हिचक के जो है लेखक और उनके जितने भी शूटिंग करने वाले थे साथ में साथी, उन सभी के लिए चाय बनाकर वे ले आई। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वो कितनी अच्छी लेडी थी कि वो जो है हर चीज़ उनके अंदर थी, यानी हर गुण जो है उनके अंदर थे। वो अनपढ़ थी लेकिन उनके अंदर जो है अनपढ़ता का एक भी गुण जो है वो नहीं था, यानी वे बहुत ही अच्छी लेडी थीं। मैं इस बात को लेकर आश्वस्त हूँ कि किसी उत्तर भारतीय गांव में ऐसा होना मैं इस बात को लेकर आश्वस्त हूँ कि किसी उत्तर भारतीय गांव में ऐसा होना संभव नहीं है, क्योंकि स्वच्छता के नाम पर एक नए किस्म की अछूत प्रथा वहां अब भी चलन में है। आश्वस्त होता है पूरा विश्वास होना। अब लेखक यहाँ पर ये बताते हैं कि उनको पूरा विश्वास है कि जो उत्तर भारतीय लोग हैं, जो उत्तर भारतीय जो गांव है, वहां पर ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि वहां पर अभी भी अछूत नाम की जो है एक प्रथा चलन में है। यानी वहां पर आपने देखा कि जो मंजू ऋषिदास हैं वो मोचियों के समुदाय से थी, यानी एक नीच जो हम एक जाति कहते हैं उसकी थी, लेकिन उन्होंने जो है बिना किसी हिचक के जो है सबके लिए चाय बनाकर लाई। लेकिन लेखक यहाँ पर ये बताना चाहते हैं कि अगर इसी तरह का कोई वाक्य जो है उत्तर भारतीय के किसी गांव में होता, तो वहां पर जो है ये अछूत प्रथा है कि किसी छोटी जाति के लोग, यानी जो छोटी समुदाय से जो बिलोंग करते हैं, उनके यहाँ पर जो है लोग जो हैं बहुत ज्यादा विकसित हो गए हैं, वो जो है इन चीजों से ऊपर उठ गए हैं। त्रिपुरा में हिंसाग्रस्त मुख्य भाग में प्रवेश करने से पहले अंतिम पड़ाव टिलियामुरा ही है। राष्ट्रीय राजमार्ग 44 पर अगले 83 किलोमीटर यानी मनु तक की यात्रा के दौरान ट्रैफिक सीआरपीएफ की सुरक्षा के काफिले की शक्ल में चलता है। हिंसाग्रस्त होता है जहां हिंसा हो रही हो। अंतिम पड़ाव होता है आखिरी जगह, काफिला कहा जाता है दल को। अब लेखक यहाँ पर बताते हैं कि त्रिपुरा में जहां पर हिंसा हो रही है, उस मुख्य भाग में प्रवेश करने से पहले जो आखिरी जगह होती है वो टिलियामुरा ही है। और राष्ट्रीय राजमार्ग 44 पर जो है जो अगले 83 किलोमीटर है, यानी टिलियामुरा से मनु तक की जो यात्रा है वो ट्रैफिक के जो सीआरपीएफ की सुरक्षा के दल होते हैं उनकी शक्ल में चलते हैं, यानी वहां पीएफ की सुरक्षा के दल होते हैं उनकी शक्ल में चलते हैं, यानी वहां से, यानी टिलियामुरा से मनु तक की जो यात्रा है वो बहुत ज्यादा कठिन है। वहां पर जाना बहुत बहुत ज्यादा सुरक्षित नहीं है, इसलिए जो है सुरक्षा के लिए वहां पर जो है ट्रैफिक सीआरपीएफ की जवान जो है वो काफिले के रूप में चलते हैं, दल के रूप में चलते हैं, ताकि कोई हिंसा ना हो सके। मुख्य सचिव और आईजी सीआरपीएफ से मैंने निवेदन किया था कि वे हमें घेरेबंदी में चलने वाले काफिले के आगे आगे चलने दें। अब लेखक यहाँ पर बताते हैं कि उन्होंने मुख्य सचिव, सीआई और सीआरपीएफ के जवानों से जो है उन्होंने निवेदन किया था कि उन्हें जो है घेरेबंदी में ना चलकर जो है उन्हें काफिले से आगे आगे चलने देने की अनुमति दी जाए। थोड़ी नानुकुर के बाद वे इसके लिए तैयार हो गए, लेकिन उनकी शर्त यह थी कि मुझे और मेरे कैमरामैन को सीआरपीएफ की हथियारबंद गाड़ी में चलना होगा और यह काम हमें अपने जोखिम पर करना होगा। अब लेखक यहाँ पर बताते हैं कि जब उन्होंने उनसे निवेदन किया कि इस तरह से उन्हें चलने दिया जाए, तो उन्होंने जो है थोड़ी नानुकुर की, यानी उन्होंने पहले हामी नहीं भरी, लेकिन बाद में वो तैयार हो गए। लेकिन उन्होंने शर्त रखी कि लेखक और लेखक के जो कैमरामैन हैं उनको जो है सीआरपीएफ के जो हथियारबंद गाड़ियां हैं उसमें चलना होगा, और ये काम भी जो है लेखक को अपने जोखिम पर करना होगा, क्योंकि जो सीआरपीएफ के जवान हैं वे भी जो है इस बात पर आश्वस्त नहीं है कि आगे कोई
हिंसा होगी या नहीं होगी, वो जो है लेखक और लेखक के जो टीम मेंबर्स हैं उनके बारे में जो है उनके सुरक्षा के लिए जो है चिंतित थे, इसलिए वे उन्हें पहले आज्ञा नहीं दे रहे थे साथ में चलने की। लेकिन उसके बाद जो है उन्होंने लेखक और लेखक के जो कैमरामैन हैं उनको फिर भी जो है हथियारबंद गाड़ी में ही चलने को कहा, क्योंकि हो सकता है कि आगे जो लोग हैं जो हिंसा करने वाले हैं पर उतारू हो जाएं, इसलिए जो है उन्हें हथियारबंद गाड़ी में ही चलने के लिए कहा गया। काफिला दिन में 11 बजे के आसपास चलना शुरू हुआ। मैं अपनी शूटिंग के काम में ही इतना व्यस्त था कि उस समय तक डर के लिए कोई गुंजाइश ही नहीं थी। जब तक मुझे सुरक्षा प्रदान कर रहे सीआरपीएफ कर्मी ने साथ की निचली पहाड़ियों पर इरादतन रखे 2 पत्थरों की तरफ मेरा ध्यान आकृष्ट नहीं किया। आकृष्ट कहा जाता है आकर्षित करने को। लेखक बताते हैं कि जो उनका काफिला है वो जो है दिन के 11 बजे के आसपास जो है वहां से रवाना हुआ था, और लेखक बताते हैं कि वो अपनी शूटिंग के काम में इतने ज्यादा व्यस्त थे कि उनके अंदर जो है अभी डर की कोई गुंजाइश ही नहीं थी। लेकिन कब तक, जब तक केवल जो है जो उनको सुरक्षा प्रदान कर रहे सीआरपीएफ के कर्मी थे उन्होंने जो है लेखक का ध्यान उन 2 पत्थरों की ओर नहीं दिलाया जो निचली पहाड़ियों पर किसी इरादे से रखे गए थे। अब वो पत्थर वहां क्यों रखे गए थे वो लेखक को जो है सीआरपीएफ के कर्मी बता रहे हैं। 2 दिन पहले हमारा एक जवान यहीं विद्रोहियों द्वारा मार डाला गया था, उसने कहा। मेरी रीढ़ में एक झुरझुरी सी दौड़ गई। मनु तक की अपनी शेष यात्रा में मैं यह ख्याल अपने दिल से निकाल नहीं पाया कि हमें घेरे हुए सुंदर और अन्यथा शांतिपूर्ण प्रतीत होने वाले जंगलों में किसी तरह बंदूकें लिए विद्रोही भी छिपे हो सकते हैं। अब जो सुरक्षा कर्मी थे उन्होंने लेखक को बताया कि 2 दिन पहले जो है उनका एक जवान यहीं पर जहां पर वो 2 पत्थर रखे गए थे वहीं पर जो है विद्रोहियों द्वारा उसे मार डाला गया था। अब जब लेखक ने ये बात सुनी तो लेखक की जो रीढ़ की हड्डी है उसमें एक झुरझुरी सी दौड़ गई, यानी लेखक के अंदर जो है अब डर जो है वो हावी होने लग गया, और लेखक का जो मनु तक का उनका सफर था वो इसी ख्याल में निकल गया। उनके दिल में जो है ये डर बैठ गया कि जो उनके आसपास इतने सुंदर और शांतिपूर्ण प्रतीत होने वाले जो ये जंगल हैं उनमें कहीं पर जो है बंदूकों को लिए हुए विद्रोही छिपे हो सकते हैं। वो उन पर किसी भी वक्त जो है अटैक कर सकते हैं, उन पर आक्रमण कर सकते हैं। इसी डर में जो है लेखक का बाकी का सफर कट रहा था। त्रिपुरा की मुख्य नदियों में से एक मनु नदी के किनारे स्थित मनु एक छोटा कस्बा है। जिस वक्त हम मनु नदी के पार होने वाले पुल पर पहुंचे, सूर्य मनु के जल में अपना सोना उडेल रहा था। वहां मैंने एक और काफिला देखा। अब लेखक बताते हैं कि जो त्रिपुरा की मुख्य नदियां हैं उनमें से एक मनु नदी भी है, और मनु नदी के किनारे जो है एक छोटा कस्बा है जिसका नाम भी मनु ही है। अब लेखक बताते हैं कि जिस वक्त लेखक और उनके जो काफिला है वो मनु नदी को पार करने वाले पुल पर पहुंचे तो लेखक ने देखा कि जो सूर्य है वो यानी जो सूर्य है वो अस्त हो रहा था, और उसकी जो सुनहरी किरणें हैं वो मनु के जल में ऐसे लग रही थी जैसे सूर्य जो है उस नदी में अपना सोना उडेल रहा हो। और वहां पर जो है लेखक ने एक और काफिले को देखा, यानी लेखक ने अपने दल के अलावा एक और दल को वहां पर देखा। एक साथ बंधे हजारों बांसों का एक काफिला किसी विशाल ड्रैगन जैसा दिख रहा था और नदी पर बहा चला आ रहा था। डूबते सूरज की सुनहरी रोशनी उसे सुलगा रही थी, और हमारे काफिले को सुरक्षा दे रही सीआरपीएफ की एक समूची कंपनी के उलट इसकी सुरक्षा का काम सिर्फ 4 व्यक्ति संभाले हुए थे। अब लेखक यहाँ पर जो है उस काफिले के बारे में बताते हैं कि उसमें एक साथ जो है हजारों बांस बंधे हुए थे, और ये काफिला जो है एक ड्रैगन की तरह दिख रहा था, क्योंकि नदी पर जब वो बहाते हुए आ रहा था तो जो डूबता हुआ सूरज है उसकी जो सुनहरी की रोशनी है वो ऐसा लग रहा जो डूबता हुआ सूरज है उसकी जो सुनहरी की रोशनी है वो ऐसा लग रहा था जैसे उसे आग में सुलगा रही हो। और जो लेखक का काफिला था उसकी जो सुरक्षा सीआरपीएफ के जवान कर रहे थे वो जो है एक बहुत बड़ी कंपनी लग रही थी। उसके उल्टे जो है उस दूसरा जो काफिला था, जो दूसरा दल था, उसकी सुरक्षा केवल 4 व्यक्ति कर रहे थे, यानी उस काफिले की सुरक्षा सिर्फ 4 व्यक्ति कर रहे थे, और जो लेखक और उसकी कंपनी की जो सुरक्षा कर रहे थे सीआरपीएफ के जवान, उनका काफिला बहुत बड़ा था उसके मुकाबले।
अब हम उत्तरी त्रिपुरा जिले में आ गए थे। यहाँ की लोकप्रिय घरेलू गतिविधियों में से एक है अगरबत्तियों के लिए बांस की पतली सीकें तैयार करना। अब लेखक यहाँ पर बताते हैं कि जो लेखक हैं वो अब उत्तरी त्रिपुरा के जिले में आ गए थे और लेखक यहाँ के एक लोकप्रिय घरेलू गतिविधि के बारे में हमें जानकारी देते हैं कि जो उत्तरी त्रिपुरा है वहां पर अगरबत्तियों के लिए जो बांस की पतली सीकें होती है, अगरबत्तियां बनाने के लिए इन्हें कर्नाटक और गुजरात भेजा जाता है। उत्तरी त्रिपुरा जिले का मुख्यालय कैलाश शहर है जो बांग्लादेश की सीमा के काफी करीब है। अब लेखक बताते हैं कि जो अगरबत्ती की सीकें हैं वो तो उत्तरी त्रिपुरा में तैयार हो जाती है, लेकिन अगरबत्ती बनाने के लिए जो है इन्हें कर्नाटक और गुजरात को यहाँ से भेजा जाता है। और जो उत्तरी त्रिपुरा जिले का मुख्यालय है वो कैलाश शहर में है जो कि बांग्लादेश की सीमा के बहुत ज्यादा करीब है। मैंने यहाँ के जिलाधिकारी से मुलाकात की जो केरल से आए एक नौजवान निकले। वे तेज तर्रार, मिलनसार और उत्साही व्यक्ति थे। चाय के दौरान उन्होंने मुझे बताया कि टीपीएस की खेती को त्रिपुरा में खासकर उत्तरी जिले में किस तरह सफलता मिली है। तेज तर्रार होता है बहुत तेज, मिलनसार होता है सभी से अच्छी तरह घुलने मिलने वाला। टीपीएस की फुल फॉर्म है टरू पोटैटो सीड्स। अब लेखक जो है जिला अधिकारी से जब मुलाकात की तो लेखक ने पाया कि वो केरल से आए हुए एक नौजवान हैं और वो बहुत ज्यादा तेज और अच्छे से सबके साथ घुलने मिलने वाले और बहुत ही उत्साही व्यक्ति निकले। और जब वे दोनों जो है चाय पी रहे थे तो उसके दौरान जब उनकी बातें हुई तो उन्होंने लेखक को बताया कि किस तरह से जो है त्रिपुरा में टीरू पोटैटो सीड्स की जो खेती है वो किस तरह से यहाँ पर सफल हुई है। आलू की बुआई के लिए आमतौर पर पारंपरिक आलू के बीजों की शुरुआत 2 मीट्रिक टन प्रति हेक्टेयर पड़ती है। इसके बरक्स टीपीएस की सिर्फ 100 ग्राम मात्रा ही 1 हेक्टेयर की बुआई के लिए काफी होती है। पारंपरिक होता है परंपरागत या काफी समय से चली आ रही कोई प्रथा। अब लेखक यहाँ पर बताते हैं कि जो जिला अधिकारी है उन्होंने लेखक को बताया कि जो आलू की बुआई होती है वो आमतौर पर जो है परंपरागत तरीके से जो आलू के बीज होते हैं उससे शुरुआत की जाती है। जो 2 मैट्रिक टन जो है होते हैं उससे शुरुआत की जाती है। जो 2 मैट्रिक टन जो है प्रति हेक्टेयर उनकी जरूरत पड़ती है। लेकिन जो ये बरक्स टीपीएस के जो बीज होते हैं वो जो है केवल 100 ग्राम ही उनकी जरूरत पड़ती है प्रति हेक्टेयर, यानी ये काफी ज्यादा अच्छा है। और जब से जो है टीपीएस की जो शुरुआत यहाँ पर हुई है त्रिपुरा में तब से जो है आलू की यहाँ पर बहुत अच्छी सफल खेती हुई है। त्रिपुरा से टीपीएस का निर्यात अब न सिर्फ असम, मिजोरम, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश को बल्कि बांग्लादेश, मलेशिया और वियतनाम को भी किया जा रहा है। कलेक्टर ने अपने एक अधिकारी को हमें मुराई गांव ले जाने को कहा जहां टीपीएस की खेती की जाती थी। निर्यात होता है माल बाहर भेजना। अब लेखक यहाँ पर बताते हैं कि जो त्रिपुरा में टीपीएस का माल बाहर भेजा जाता है वो पहले जो है केवल अपने देश में मतलब असम, मिजोरम, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश में भेजा जाता था, लेकिन अब जो है वियतनाम जैसे दूसरे देशों में भी भेजा जा रहा है। और कलेक्टर ने जो है अपने एक अधिकारी को लेखक और लेखक की टीम को जो है मुराई गांव ले जाने के लिए कहा ताकि लेखक को जो है वहां पर टीपीएस की खेती किस तरह से की जाती है ये दिखाया जाए। फिर जिलाधिकारी ने अचानक मुझसे पूछा, क्या आप उन्नाकोटी में शूटिंग करना पसंद करेंगे? यह नाम मुझे कुछ जाना पहचाना सा लगा, लेकिन इसके बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं थी। अब लेखक को जो है जिलाधिकारी ने अचानक ही पूछा कि क्या वो जो है उन्नाकोटी में शूटिंग करना पसंद करेंगे। अब लेखक ने जब उन्नाकोटी नाम सुना तो ये नाम लेखक को जाना पहचाना जरूर लगा, लेकिन लेखक को इसके बारे में कोई जानकारी नहीं थी। जिलाधिकारी ने आगे बताया कि यह भारत का सबसे बड़ा नहीं तो सबसे बड़े शैव तीर्थों में से एक है। संसार के इस हिस्से में यहाँ युगों से स्थायी आदिवासी धर्म ही फैलते फूलते रहे हैं। एक शैव तीर्थ कहा जाता है भगवान शिव के तीर्थ को। अब लेखक को जब इसके बारे में पता नहीं था तो जिलाधिकारी ने लेखक को आगे बताया कि ये जो है भारत का सबसे बड़ा तो नहीं लेकिन सबसे बड़े भगवान शिव के तीर्थों में से एक जरूर है। और संसार के इस हिस्से में जो है यहाँ पर युगों से स्थानीय आदिवासी धर्म फलते फूलते रहे हैं। ये जो है एक बहुत ही प्रसिद्ध शिव का तीर्थ है।
जिलाधिकारी के लिए मेरी उत्सुकता स्पष्ट थी। यह जगह जंगल में काफी भीतर है, हालांकि यहाँ से इसकी दूरी सिर्फ 9 किलोमीटर है। अब तक मेरे ऊपर इस जगह का रंग चढ़ चुका था। अब लेखक बताते हैं कि जो जिलाधिकारी है उनके लिए मेरी उत्सुकता बहुत ज्यादा स्पष्ट थी और ये जो जगह है ये जंगल के बहुत ज्यादा अंतर थी, लेकिन ये यहाँ से केवल 9 किलोमीटर थी। लेकिन अब जो है लेखक के अंदर जो रंग चढ़ चुका था, यानी लेखक ने जब सुना कि ये जो है बहुत ही प्रसिद्ध शिव का तीर्थ है, तो लेखक यहाँ पर जाकर शूटिंग करना चाहते थे। ये जगह केवल 9 किलोमीटर जरूर थी, लेकिन ये जंगल के बहुत ज्यादा अंदर थी। लेकिन अब लेखक वहां पर जरूर जाना चाहते थे। टिलियामुरा से मनु तक की यात्रा कर लेने के बाद मैं खुद को ज्यादा साहसी भी महसूस करने लगा था। मैंने कहा कि मैं निश्चय ही वहां जाना चाहूंगा और यदि संभव हुआ तो इस जगह की शूटिंग करना भी मुझे अच्छा लगेगा। अब लेखक यहाँ पर बताते हैं कि टिलियामुरा से मनु तक की जो यात्रा है उसको कर लेने के बाद अब लेखक को ये लगा था कि वो बहुत ज्यादा बहादुर हैं। उनके अंदर जो है बहादुरी और साहस जो है वो कूट कूट कर भरने लगा था। यानी लेखक को पता था कि जंगलों में विद्रोही छिपे हो सकते हैं, उनके पास बंदूकें हो सकती है, लेकिन जब उन्होंने टिलियामुरा से मनु तक की यात्रा पूरी कर ली थी तो अब जो है लेखक के अंदर जो है डर कम हो गया। तो लेखक ने जिलाधिकारी से कहा कि वो निश्चय ही वहां पर जाना चाहेंगे और अगर संभव हुआ तो वे उनाकोटी में शूटिंग करना भी चाहेंगे, उन्हें ये बहुत अच्छा लगेगा। अगले दिन जिलाधिकारी ने सारे सुरक्षा इंतजाम किए और यहां तक कि उनाकोटी में ही हमें लंच कराने का प्रस्ताव भी रखा। वहां हम सुबह 9 बजे के आसपास पहुंच गए, लेकिन 1 घंटे हमें इंतजार करना पड़ा क्योंकि खासे ऊंचे पहाड़ों से घिरी होने के चलते इस जगह सूर्य की रोशनी 10 बजे तक पहुंच पाती है। अब लेखक बताते हैं कि अगले दिन जो है जिलाधिकारी ने सारे सुरक्षा इंतजाम कर दिए लेखक और उनकी टीम के लिए, और यहाँ तक कि जो है उनाकोटी में ही जो है लेखक और उनकी टीम के लिए लंच कराने का प्रस्ताव भी रखा। अब वहां तक जो है लेखक सुबह 9 बजे पहुंच गए थे जहां से उन्होंने जंगल की यात्रा शुरू करनी थी, लेकिन वहां उन्हें 1 घंटे का इंतजार करना पड़ा क्योंकि जो वहां की पहाड़ियां हैं वो पार करना पड़ा क्योंकि जो वहां की पहाड़ियां हैं वो बहुत ही ऊंची है, जिसके चलते जो है वहां पर सूर्य की रोशनी 10 बजे तक ही पहुंच पाती है और घने जंगल में अंदर जाना जो है बिना सूर्य की रोशनी के उन्हें खतरनाक लग रहा था। इसलिए जो है उन्होंने सूर्य की रोशनी का इंतजार किया और अपनी यात्रा जो है 10 बजे के बाद ही शुरू की। ऊनाकोटी का मतलब है 1 कोटि, यानी 1 करोड़ से एक कम। दंत कथा के अनुसार ऊनाकोटी में शिव की 1 कोटि से एक कम मूर्तियां हैं। दंत कथा कहा जाता है काल्पनिक कथाओं को या जनश्रुतियों को, यानी लोगों के द्वारा जो सुनी सुनाई बातें होती हैं उन्हें दंत कथा कहा जाता है। अब लेखक यहाँ पर ऊनाकोटी का मतलब हमें समझा रहे हैं कि ऊनाकोटी का मतलब होता क्या है। ऊनाकोटी का मतलब होता है 1 कोटि, यानी 1 करोड़ से एक कम को जो है ऊनाकोटी कहा जाता है। अब लेखक बताते हैं कि दंत कथाओं के अनुसार यानी जनश्रुतियों के अनुसार जो है ऊनाकोटी में शिव की एक कम मूर्तियां हैं, यानी 1 करोड़ से एक कम मूर्तियां हैं शिव की वहां पर, जिस कारण जो है उस जगह का नाम ऊनाकोटी पड़ गया है। विद्वानों का मानना है कि यह जगह 10 वर्ग किलोमीटर से कुछ ज्यादा इलाके में फैली है और पाल शासन के दौरान 9वीं से 12वीं सदी तक के 300 वर्षों में यहाँ चहल पहल रहा करती थी। अब जो विद्वान लोग हैं उनका यह मानना है कि जो ये ऊनाकोटी की जगह है ये 10 वर्ग किलोमीटर से कुछ थोड़े ज्यादा इलाके में फैली हुई है और पाल शासन के दौरान जो है 9वीं से 12वीं सदी तक यहाँ पर बहुत ज्यादा चहल पहल रहा करती थी, लेकिन अब जो है यहाँ पर चारों ओर से जंगल ही जंगल हो गए हैं। पहाड़ों के अंदर से काटकर यहाँ विशाल आधार मूर्तियां बनी है। एक विशाल चट्टान ऋषि भगीरथ की प्रार्थना पर स्वर्ग से पृथ्वी पर गंगा के अवतरण के मिथक को चित्रित करती है। अवतरण होता है उतरना। और अब लेखक यहाँ पर बताते हैं कि पहाड़ों को अंदर से काट काट कर जो है यहाँ पर विशाल आधार मूर्तियां बनाई गई है। एक विशाल चट्टान जो है ऋषि भागीरथ की प्रार्थना पर जब स्वर्ग से पृथ्वी पर गंगा को उतारा गया था, जब गंगा जो है पृथ्वी पर आई थी, उस कथा को जो है यहाँ पर चित्रित करती है। यानी एक कोई मूर्ति है जिस पर जो है गंगा नदी के स्वर्ग से पृथ्वी पर उतरने की जो कथा है वो यहाँ पर चित्रित होती है।
गंगा अवतरण के धक्के से कहीं पृथ्वी धंसकर पाताल लोक में ना चली जाए, लिहाजा शिव को इसके लिए तैयार किया गया कि वे गंगा को अपनी जटाओं में उलझा लें और उसके बाद इसे धीरे धीरे धरती पर, पृथ्वी पर बहने दें। अब यहाँ पर जो मूर्तियां बनी हैं उसके आधार पर जो है ये कथा प्रचलित होती है कि गंगा का जब अवतरण हुआ था पृथ्वी पर, तो कहीं उसके अवतरण से धक्के के कारण जो पृथ्वी है वो धस कर जो है पाताल, धक्के के कारण जो पृथ्वी है वो धस कर जो है पाताल लोक ना चली जाए, उसी के लिहाजे से जो है शिव जी को मनाया गया, शिव को तैयार किया गया कि वे गंगा को पहले अपनी जटाओं में जो है उलझा ले, ताकि जो है वो डायरेक्ट जो है पृथ्वी पर ना पड़े और बाद में जो है धीरे धीरे अपनी जटाओं से जो है पृथ्वी पर गंगा को बहने दे। ये जो है वहां पर एक आधार मूर्ति है जिसके आधार पर जो है ये पौराणिक कथा चित्रित होती है। इसके आधार पर जो है इस कथा को यहाँ पर बताया जाता है। शिव का चेहरा एक समूची चट्टान पर बना हुआ है और उनकी जटाएं दो पहाड़ों की चोटियों पर फैली है। भारत में शिव की यह सबसे बड़ी आधार मूर्ति है। अब लेखक यहाँ पर उस शिव की मूर्ति के बारे में बता रहे हैं जिसमें शिव का चेहरा जो है एक पूरी चट्टान पर बना हुआ है और उनकी जो जटाएं हैं वो दो पहाड़ों की चोटियों पर फैली हुई है। अब भारत में जो है शिव की यह पूरे साल बहने वाला यह जलप्रपात पहाड़ों से उतरता है, जिसे गंगा जितना ही पवित्र माना जाता है। यह पूरा इलाका ही शब्दशः देवी देवताओं की मूर्तियों से भरा पड़ा है। प्रपात कहा जाता है झरने को और शब्दशः होता है प्रत्येक शब्द के अनुसार। अब लेखक यहाँ पर बताते हैं कि पूरे साल जो है ये झरना पहाड़ों से उतरता है, जिसे जो है गंगा जितना ही पवित्र माना जाता है और पूरे इलाके में जो है प्रत्येक शब्द के अनुसार, यानी जितने शब्द कहे जाते हैं, देवी देवताओं की मूर्तियां जो है यहाँ पर बहुत सारी भरी पड़ी हैं। यानी आप जितने शब्द अपने मुंह से बोलते हैं उतने ही यहाँ पर देवी देवताओं की मूर्तियां आपको मिल जाएंगी। इन आधार मूर्तियों के निर्माता अभी चिन्हित नहीं किए जा सके हैं। स्थानीय आदिवासियों का मानना है कि इन मूर्तियों का निर्माता कल्लू कुमार था। चिन्हित होता है जिसकी अभी पहचान नहीं की जा सकी है। अब लेखक यहाँ पर बताते हैं कि जो ये आधार मूर्तियां बनी हुई हैं, इन्हें किसने बनाया है ये अभी तक जो है नहीं समझाया गया है, ये अभी तक किसी को पता नहीं है। और जो स्थानीय आदिवासी हैं उनका ये मानना है कि जो ये मूर्तियां हैं उनका निर्माता जो है कल्लू कुमार नाम का कोई व्यक्ति है। वह पार्वती का भक्त था और शिव पार्वती के साथ उनके निवास कैलाश पर्वत पर जाना चाहता था। पार्वती के जोर देने पर शिव कल्लू को कैलाश ले जाने को तैयार हो गए, लेकिन इसके लिए यह शर्त रखी कि उसे एक रात में शिव की 1 कोटि मूर्तियां बनानी होगी। अब लेखक बताते हैं कि जो यहाँ के स्थानीय आदिवासी हैं उनके अनुसार जो कल्लू है वो देवी पार्वती का भक्त था और वो शिव और पार्वती के साथ उनके निवास स्थान यानी कैलाश पर्वत पर जाना चाहता था। अब शिव जो है उसे अपने साथ नहीं ले जाना चाहते थे, लेकिन पार्वती के जोर पर जो है शिव जो है कल्लू को कैलाश पर्वत पर ले जाने के लिए तैयार हो गए। लेकिन उन्होंने जो है एक शर्त रखी कि जो कल्लू है वो एक रात में उसे शिव की 1 करोड़ मूर्तियां बनानी होगी और यदि वो एक रात में जो है 1 करोड़ मूर्तियां बना देता है तो वो जो है शिव और पार्वती के साथ जो है कैलाश पर्वत पर जा सकता है। कल्लू अपनी धुन के पक्के व्यक्ति की तरह इस काम में जुट गया, लेकिन जब भोर हुई तो मूर्तियां 1 कोटि से 1 कम निकली। कल्लू नाम की इस मुसीबत से पीछा छुड़ाने पर शिव ने इस बात को बहाना बनाते हुए कल्लू कुमार को अपनी मूर्तियों के साथ उन्नाकोटी में ही छोड़ दिया और चलते बने। भोर होता है सुबह। अब लेखक बताते हैं कि जब शिव ने कल्लू को ये कहा कि उसे एक रात में जो है 1 करोड़ मूर्तियां बनानी होगी शिव की, ये सुनकर जो है कल्लू अपनी धुन में ही जो है शिव की मूर्तियां बनाने में जुट गया। लेकिन इस मुसीबत से पीछा छुड़ाने पर जो अड़े शिव थे वो जो है इस बात का बहाना बनाते हुए जो है उन्होंने कल्लू कुमार और उसकी मूर्तियां और उसकी जो 1 करोड़ से 1 कम मूर्तियां बनाई थी उन्होंने शिव की, उन्होंने जो है वो उन्नाकोटी में ही छोड़ दी और वहां से चलते बने। इस जगह की शूटिंग पूरी करते शाम के 4 बज गए। सूर्य के ऊंचे पहाड़ों के पीछे जाते ही उन्नाकोटी में अचानक भयावना अंधकार छा गया। मिनटों में जाने कहां से बादल भी घिर आए।
भयावना होता है भयानक या डरावना। अब लेखक बताते हैं कि उनाकोटी में जब वे शूटिंग कर रहे थे तो शूटिंग पूरी करते हुए जो है शाम के 4 बज गए थे और सूर्य जैसे ही ऊंचे पहाड़ों के पीछे चला गया, यानी जैसे ही सूर्य अस्त हो गया, वैसे ही जो है उनाकोटी में अचानक बहुत ही भयानक डरावना अंधकार छा गया और ना जाने कहां मिनटों में ही बादल भी वहां पर आ गए। जब तक ही बादल भी वहां पर आ गए। जब तक हम अपने उपकरण समेटे, बादलों की सेना गर्जन तर्जन के साथ कहर बरपाने लगी। शिव का तांडव शुरू हो गया था, जो कुछ कुछ वैसा ही था जैसे मैंने 3 साल बाद जाड़े की एक सुबह दिल्ली में देखा और जिसने मुझे एक बार फिर उनाकोटी पहुंचा दिया था। अब लेखक यहाँ पर बताते हैं कि जब तक जो है लेखक और लेखक के साथी अपने जो उनके शूटिंग के उपकरण थे, सामान थे, जब वे उसे समेटने लगे, तब तक जो है बादलों की जो सेना है वो गर्जन तर्जन के साथ उन पर ऐसे बरस पड़ी जैसे जो है शिव का तांडव शुरू हो गया था। और ये तांडव जो है ऐसा ही था जैसे वर्तमान समय में जो है लेखक को दिल्ली में दिखाई दे रहा था, जहां पर जो है वैसा ही माहौल बना हुआ था जैसा जो है 3 साल पहले उनाकोटी में था। और उस वर्तमान समय का जो माहौल है उसने जो है लेखक को 3 साल पहले जो है पूरी यात्रा को जो है उसे याद दिलाया था। तो यहाँ पर लेखक की जो पहली बात है कि ध्वनि आपको किसी भी समय संदर्भ में पहुंचा सकती है, उस बात का प्रमाण सिद्ध कर रहे हैं लेखक कि वर्तमान समय से जो है लेखक अपने 3 साल पहले के समय में पहुंच गए थे, जहां पर सेम सेम जो उनका मौसम है वो एक जैसा लग रहा था वर्तमान समय में और उनाकोटी के उस भूतकाल के समय में। आशा करते हैं कि आपको कल्लू कुमार की उनाकोटी नामक जो ये पाठ है, जो लेखक की उनाकोटी की यात्रा है, उसमें आपको आने वाली जो समस्याएं हैं वो इस पाठ के जरिए जो है आपकी सारी समस्याएं हल हो गई होगी और आपको ये जो पाठ है वो अच्छे से समझ आ गया होगा। और इसी तरह से आप अपने अन्य विषयों की समस्याओं को भी हल करने के लिए हमारे YouTube चैनल को Facebook, YouTube, Instagram और Twitter पर भी फॉलो कर सकते हैं।